नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, अधिकार। नमस्कार। आखिर ये अधिकार हैं क्या चीज? क्यों इन्हें इतना जरूरी माना जाता है? और क्या ये हमें राज्य से मिलते हैं या इनकी कहानी कुछ और ही है? हाँ, ये सवाल बहुत बुनियादी हैं। हमारे पास स्रोत के तौर पर अधिकार, अर्थ, प्रकृति और सिद्धांत नाम के दस्तावेज के कुछ हिस्से हैं। तो आज हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए अधिकार की पूरी अवधारणा को समझना। बिल्कुल। उनका असल मतलब क्या है, प्रकृति कैसी है और क्या-क्या विचार रहे हैं इस पर। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत दिलचस्प बात जो स्रोत में शुरू में ही मुझे दिखी, वो ये कि राज्य अधिकार देता नहीं है, सिर्फ उन्हें मान्यता देता है। सही। सरकारें अधिकार बनाती नहीं, केवल उनकी रक्षा करती हैं। ये फर्क तो काफी अहम लगता है। बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है कि अधिकार असल में समाज की देन है। मतलब ये व्यक्ति के वो दावे हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है। क्यों स्वीकार करता है? क्योंकि वो व्यक्ति के विकास के लिए उसकी जो पूरी क्षमता है, उसको पाने के लिए जरूरी माने जाते हैं। राज्य का काम तो देखिए बाद में आता है। अच्छा। इन सामाजिक रूप से स्वीकृत दावों को एक कानूनी ढांचा देना और ये पक्का करना कि उनका उल्लंघन ना हो। और स्रोत में ये भी है कि ये बहस, मतलब व्यक्ति और राज्य के बीच का ये रिश्ता कैसा हो, ये कोई आज की बात नहीं है। प्लेटो जैसे पुराने दार्शनिक तो राज्य को ही सब कुछ मानते थे। हाँ बिल्कुल, वो आदर्शवादी आइडियलिस्ट थे। उनका मानना था कि न्याय सिर्फ राज्य के जरिए ही मिल सकता है, व्यक्ति का काम बस अपने कर्तव्य निभाना है। लेकिन फिर उनके उलट जॉन लॉक जैसे विचारक आए। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई राज्य व्यक्ति के लिए बनाए, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। उनके लिए तो व्यक्ति के अधिकार सबसे ऊपर थे, पवित्र, जिन्हें छीना नहीं जा सकता। पर आज जिस रूप में हम अधिकारों की बात करते हैं, मतलब ये वाली जो अवधारणा है, ये तो आधुनिक युग से उभरी है, करीब 15वीं-16वीं सदी के यूरोप से। सही। ये विचार के अधिकार असल में राज्य की मनमानी के खिलाफ व्यक्ति की एक तरह से सुरक्षा है, ये वहीं से मजबूत हुआ। और स्रोत बार बार यही कह रहा है कि ये समाज से आते हैं। एकदम से। अधिकार व्यक्ति के होते हैं, राज्य के नहीं। ये उसके विकास के अनिवार्य शर्तें हैं। हमारा जो सामाजिक प्राणी होना है ना, वही इन अधिकारों को जन्म देता है। समाज का सदस्य होने के नाते ही हमें ये मिलते हैं। अच्छा, तो यहाँ एक और पेंच है समझने वाला। हर दावा अधिकार नहीं बन जाता। स्रोत कहता है कि दावे और अधिकार में फर्क है। बिल्कुल। देखिए, कोई भी इच्छा या मांग तब तक अधिकार नहीं बनती जब तक उसे समाज की स्वीकृति न मिल जाए और राज्य उसे लागू करने को तैयार न हो। समाज की मान्यता के बिना दावे खोखले हैं और राज्य की शक्ति के बिना वो बेअसर। तो अधिकार असल में वो सामाजिक दावे हैं जिन्हें समाज पहचानता है और राज्य लागू करता है। यानी अधिकार सिर्फ हमारी मनमर्जी का नाम नहीं है, बल्कि वो सामाजिक सहमति का नतीजा है। और ये हमें समाज का हिस्सा होने के नाते मिलते हैं, शायद हमारे कर्तव्यों के बदले में एक तरह के इनाम जैसे। हाँ, कह सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी अधिकार समाज के हित के खिलाफ नहीं जा सकता। अच्छा। और यहीं पर शक्ति, पावर और अधिकार, राइट का अंतर भी साफ हो जाता है। शक्ति तो देखिए प्रकृति भी दे सकती है, जैसे शारीरिक बल। हाँ। मगर अधिकार समाज में ही मिलते हैं। जंगल में अकेले रहने वाले व्यक्ति के पास शक्ति हो सकती है, पर अधिकार नहीं। अधिकार सामाजिक हैं क्योंकि उन्हें दूसरों की मान्यता चाहिए। हॉबहाउस ने भी यही कहा था कि अधिकार वो उम्मीदें हैं जो हम दूसरों से रख सकते हैं और दूसरे हमसे। और ये सब सामाजिक कल्याण की शर्तें हैं। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम अधिकार को परिभाषित करने की कोशिश करें तो स्रोत के आधार पर कह सकते हैं कि ये वे सामाजिक स्थितियां या दावे हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी हैं और जिन्हें समाज मान्यता देता है और राज्य सुरक्षित करता है। ये कोई विशेषाधिकार, प्रिविलेज नहीं है जो सिर्फ कुछ खास लोगों को मिले। अधिकार सबके लिए होते हैं। हाँ, अलग अलग विचारकों ने इसे अपने अपने ढंग से कहा है। जैसे बोस्कोविट ने कहा, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा लागू किया गया दावा। वहीं लास्की की परिभाषा काफी व्यापक है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे शर्तें हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति आमतौर पर अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को पाने की उम्मीद नहीं कर सकता। तो कुल मिलाके परिभाषा के 3 मुख्य तत्व दिख रहे हैं। पहला, सामाजिक उत्पत्ति, दूसरा, व्यक्तित्व विकास का साधन, और तीसरा, राज्य द्वारा संरक्षण, ना कि निर्माण। बिल्कुल। और एक बात जो बार बार आ रही है, अधिकार कभी भी असीमित, मतलब एब्सोल्यूट नहीं होते, क्योंकि समाज के प्रति हमारे कर्तव्य भी तो हैं। सही बात है। और अधिकारों की प्रकृति की बात करें तो कुछ खास बातें निकल कर आती हैं। ये सामाजिक मान्यता पर टिके हैं, ये सामाजिक हैं, ना समाज से पहले हैं ना उसके खिलाफ। ये गतिशील हैं,
मतलब समय और समाज के साथ बदलते रहते हैं। ये कर्तव्यों से जुड़े हैं। हाँ, ये जरूरी है। और ये कभी निरंकुश नहीं होते। समाज के हित में इन पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं। ठीक है, तो ये तो हुई अधिकार की परिभाषा और प्रकृति, पर ये विचार आया कैसे कि अधिकार होते हैं? स्रोत हमें अधिकारों की उत्पत्ति के कुछ मुख्य सिद्धांतों की तरफ ले जाता है। हाँ, इसमें 5 प्रमुख सिद्धांत बताए गए हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, सामाजिक कल्याण सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत। चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। हाँ, हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे विचारकों का कहना था कि कुछ अधिकार तो मनुष्य को जन्म से ही मिले हैं, प्राकृतिक अवस्था से ही। ये किसी समाज या राज्य ने नहीं दिए। जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इन्हें अहरणीय माना गया, मतलब जिन्हें छीना नहीं जा सकता। लेकिन इस पर सवाल भी तो उठे। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या समाज के बिना अधिकारों का कोई मतलब है? बिल्कुल। प्राकृतिक अवस्था में तो शायद जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला नियम चलता होगा, वहां अधिकार कहाँ से आए? और अगर कोई राज्य या व्यवस्था ही नहीं थी तो इन अधिकारों की रक्षा कौन करता? सही बात है। मैंथम ने तो इसे बकवास तक कह दिया था। हाँ, हालांकि लास्की जैसे बात के विचारकों ने इसे पूरी तरह खारिज भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि अधिकार इस मायने में प्राकृतिक हैं कि वो सभ्य जीवन की बुनियादी जरूरतें हैं। अच्छा। लेकिन ये कोई हमेशा के लिए तय अपरिवर्तनीय सूची नहीं है। समाज के विकास के साथ ये बदल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है कानूनी अधिकारों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स। बेंथम, ऑस्टिन जैसे विचारक हाँ, ये मानते थे कि अधिकार पूरी तरह राज्य की देन है। जो कानून में लिखा है वही अधिकार है, कानून नहीं तो अधिकार नहीं है। सीधा सीधा हिसाब। बिल्कुल। कानून बदला तो अधिकार भी बदल गए। लेकिन इसकी आलोचना भी तो हुई होगी। हाँ, इस आधार पर होती है कि ये राज्य को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। अगर राज्य ही अधिकार बनाता है तो वो उन्हें छीन भी सकता है। हाँ, ये तो वही बात हो गई जिसके खिलाफ अधिकार माने जाते हैं। बिल्कुल। ये उस मूल विचार के खिलाफ जाता है कि राज्य अधिकारों का निर्माता नहीं, संरक्षक है। अधिकार समाज से आते हैं, राज्य उन्हें बस कानूनी मान्यता देता है। फिर है ऐतिहासिक सिद्धांत, हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स। एडमंड बर्ग जैसे विचारक हाँ, ये मानते थे कि अधिकार लंबे समय से चली आ रही परंपराओं और रीति रिवाजों से पैदा होते हैं। जो चीजें पीढ़ियों से चली आ रही हैं और समाज का हिस्सा बन गई हैं, वही हमारे अधिकार हैं। लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं। बिल्कुल। पहली तो ये कि हर पुरानी परंपरा अच्छी या न्यायपूर्ण नहीं होती। स्रोत में सती प्रथा का उदाहरण दिया है, वो एक क्रूर परंपरा थी, उसे अधिकार कैसे कह सकते हैं? सही बात है। दूसरा, आज के कई जरूरी अधिकार जैसे सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, ये किसी सदियों पुरानी परंपरा से नहीं निकले। ये तो आधुनिक समाज की जरूरतों से पैदा हुए हैं। ठीक है। चौथा सिद्धांत, सामाजिक कल्याण सिद्धांत, सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स, रॉस्को पाउंड जैसे विचारक। हाँ, इन्होंने कहा कि अधिकार वो दावे हैं जो सामाजिक कल्याण या जनहित को बढ़ावा देते हैं। अधिकार का आधार उपयोगिता और समाज की भलाई है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन इसमें एक मुश्किल है। सामाजिक कल्याण तय कौन करेगा? ये बहुत अस्पष्ट शब्द है। हाँ, ये तो है। अगर ये तय करने का अधिकार राज्य को दे दिया जाए तो ये सिद्धांत भी घूम फिरकर कानूनी सिद्धांत जैसा ही बन जाता है, जहां राज्य ही सब कुछ तय कर रहा है। अच्छा, और अंत में मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स। इसके अनुसार अधिकार हमेशा समाज के आर्थिक ढांचे और वर्ग संबंधों पर टिके होते हैं। मतलब जिस वर्ग का उत्पादन के साधनों पर कब्जा होता है, राज्य उसी के हितों की रक्षा करता है। और अधिकार भी उसी वर्ग के पक्ष में होते हैं। हाँ, पूंजीवादी समाज में पूंजीपतियों के अधिकार हावी होते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो फिर उपाय क्या है? मार्क्सवादी मानते हैं कि समाजवादी क्रांति के बाद जहां उत्पादन के साधन समाज के हाथ में आ जाते हैं, वहां अधिकारों का चरित्र बदल जाता है। वहां आर्थिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे काम का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा। अच्छा, क्रम बदल जाता है। हाँ, फिर सामाजिक अधिकार आते हैं जैसे शिक्षा, और उसके बाद कहीं राजनीतिक अधिकार, जबकि पूंजीवादी समाजों में अक्सर इसका उल्टा क्रम देखा जाता है। लेकिन इस सिद्धांत की आलोचना भी होती होगी। हाँ, ये कहकर कि ये हर चीज को सिर्फ आर्थिक नजरिए से देखता है, जबकि अधिकार तो संस्कृति, धर्म, इतिहास जैसे कई और कारकों से भी प्रभावित होते हैं। तो इन सभी सिद्धांतों को देखने पर एक बात साफ होती है। क्या? कि अधिकार सिर्फ कानून या सिर्फ परंपरा या सिर्फ प्राकृतिक अवस्था से बंधे नहीं हैं, बल्कि
ये समाज, व्यक्ति के विकास और बदलते वक्त की जरूरतों का एक मिलाजुला नतीजा है। बिल्कुल, हर सिद्धांत शायद तस्वीर का एक हिस्सा ही दिखाता है। अच्छा, अब बात करते हैं अधिकारों के वर्गीकरण या उनके ढांचे की। मतलब कौन-कौन से अधिकार महत्वपूर्ण माने जाते हैं। स्रोत कहता है कि ये अलग-अलग देशों और व्यवस्थाओं में थोड़े अलग हो सकते हैं। हाँ, मोटे तौर पर अधिकारों को नैतिक और कानूनी अधिकारों में बांटा जाता है और कानूनी अधिकारों में मुख्य रूप से 4 श्रेणियां आती हैं। कौन सी 4? नागरिक अधिकार, सिविल राइट्स, राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स, आर्थिक अधिकार, इकोनॉमिक राइट्स और सामाजिक अधिकार, सोशल राइट्स। और जिन अधिकारों को संविधान में खास दर्जा दिया जाता है उन्हें अक्सर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कह देते हैं। चलिए कुछ मुख्य अधिकारों पर नजर डालते हैं जिनका जिक्र स्रोत में है। सबसे बुनियादी है जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। हाँ, इसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं। इसमें जीवन की सुरक्षा शामिल है। फिर आता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। मतलब कानून के सामने सब बराबर, सबको कानून का समान संरक्षण और किसी भी आधार पर भेदभाव की मनाही। भारत जैसे देशों में इसमें वो संरक्षित भेदभाव वाली बात भी है। हाँ बिल्कुल, वंचित वर्गों को बराबरी पर लाने के लिए। फिर स्वतंत्रता का अधिकार भी बहुत अहम है। इसमें तो बहुत कुछ आ जाता है। हाँ, सोचने और बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, शांति से जमा होने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने और बसने की आज़ादी, कोई भी पेशा चुनने की आज़ादी, कई सारी। लेकिन स्रोत ये भी साफ करता है कि ये स्वतंत्रताएं असीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन पर समाज हित में युक्ति संगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इनके अलावा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन भी महत्वपूर्ण है। हाँ। क्योंकि शिक्षा के बिना व्यक्ति का पूरा विकास संभव नहीं माना जाता। अच्छा, अब आर्थिक अधिकारों की बात करें तो इसमें आता है काम पाने का अधिकार, काम के बदले उचित वेतन का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, जैसे बीमारी, बुढ़ापे या बेरोजगारी में मदद। हाँ, और आराम व अवकाश का अधिकार भी। उदार लोकतंत्रों में संपत्ति का अधिकार भी अक्सर एक महत्वपूर्ण आर्थिक अधिकार माना जाता रहा है। और राजनीतिक अधिकार? पॉलिटिकल राइट्स, इनमें मुख्य हैं वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी पद पाने का अधिकार और सरकार की आलोचना करने या राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। ये अधिकार नागरिकों को शासन में भागीदारी का मौका देते हैं। सही। भारत के संविधान में तो मौलिक अधिकारों की एक लंबी लिस्ट है। हाँ, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार शामिल है। और खास बात है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ, जो इन सभी अधिकारों को लागू करवाने की गारंटी देता है, क्योंकि इसके तहत नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एक दिलचस्प पहलू जो स्रोत में दिखा वो है उदार, लोकतांत्रिक और समाजवादी व्यवस्थाओं में अधिकारों की प्राथमिकता का फर्क। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। उदार लोकतंत्रों में आमतौर पर नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जैसे बोलने की आजादी, वोट का अधिकार। और समाजवादी व्यवस्थाओं में? पारंपरिक समाजवादी व्यवस्थाओं में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को पहली प्राथमिकता दी जाती थी, जैसे काम का अधिकार, रोटी, कपड़ा, मकान। यहीं पर हेरोल्ड लास्की का सिद्धांत बहुत कम का लगता है। हाँ, लास्की एक प्रमुख ब्रिटिश समाजवादी विचारक थे। उनकी किताब अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में अधिकारों पर उन्होंने विस्तार से लिखा है। उनका नजरिया समाजवादी सोच के काफी करीब था। उनके मूल विचार तो वही थे जिनकी हमने बात की। हाँ, कि अधिकार सामाजिक शर्तें हैं, व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी हैं, समाज कल्याण के विरुद्ध नहीं हो सकते, राज्य केवल रक्षा करता है, गतिशील हैं, कर्तव्यों से जुड़े हैं, ये सब। लेकिन उन्होंने अधिकारों का एक खास क्रम सुझाया था जो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि सबसे पहले व्यक्ति को काम का अधिकार मिलना चाहिए, पहला। हाँ, फिर उस काम के लिए उचित वेतन का अधिकार, फिर काम के उचित घंटों का अधिकार, उसके बाद शिक्षा का अधिकार और राजनीतिक अधिकार। वो इन सब के बाद, जैसे वोट देने या शासक चुनने का अधिकार, उसका नंबर बाद में आता है। उनका तर्क क्या था इसके पीछे? उनका तर्क बहुत सीधा और कह सकते हैं शक्तिशाली था कि एक भूखे, बेरोजगार और अशिक्षित व्यक्ति के लिए वोट देने की आजादी या भाषण देने की आजादी का क्या मतलब है। बंद अनिवार्य रूप से मालिक और गुलाम का ही होगा। ये वाकई एक गहरा विचार है। अच्छा, अब अंत में मानवाधिकारों के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। हाँ, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, ये वे अधिकार माने जाते हैं जो हर इंसान को सिर्फ इंसान होने के नाते मिलते हैं। मतलब ये किसी देश का नागरिक होने या किसी कानून पर निर्भर नहीं करते। नहीं, ये सार्वभौमिक, यूनिवर्सल माने जाते हैं।
जैसा कि श्री रामफाल के शब्दों में स्रोत बताता है, मानवाधिकार मनुष्य के साथ ही जन्म लेते हैं, न कि किसी संगठन द्वारा बनाए जाते हैं। ये हमारी मानवीय क्षमताओं को विकसित करने के लिए मौलिक जरूरतें हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भी मानवाधिकारों पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, और इसी के तहत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (UDHR) का मसौदा तैयार किया, जिसे 10 दिसंबर 1948 को महासभा ने अपनाया था। इसीलिए 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। बिल्कुल। UDHR एक मील का पत्थर दस्तावेज है। इसमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार शामिल है, जैसे जीवन, स्वतंत्रता, सुरक्षा, गुलामी से मुक्ति। हाँ, निष्पक्ष सुनवाई, कानून के समक्ष समानता, आवागमन की स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता का अधिकार, विवाह और परिवार बनाने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, शासन में भागीदारी का अधिकार, ये सब। और साथ ही इसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल किए गए हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, आराम और अवकाश का अधिकार, जीवन स्तर का अधिकार, भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा का अधिकार और सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार। ये घोषणा पत्र दुनिया भर के देशों के लिए एक नैतिक मानक और प्रेरणा का स्रोत बना है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? हमने समझा कि अधिकार मूल रूप से सामाजिक दावे हैं। हाँ, जिन्हें समाज व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी मानकर स्वीकार करता है। हमने उनकी उत्पत्ति के अलग-अलग सिद्धांतों को देखा, प्राकृतिक, कानूनी, ऐतिहासिक, सामाजिक कल्याण और मार्क्सवादी। और ये जाना कि राज्य का काम उन्हें बनाना नहीं, बल्कि पहचानना और उनकी रक्षा करना है। हमने अधिकारों के विभिन्न प्रकारों, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और उनके आपसी रिश्तों को भी समझा, जिसमें लास्की के आर्थिक अधिकारों की प्राथमिकता का तर्क और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR का महत्व शामिल है। हाँ, मूल बात यही है कि अधिकार मानवीय गरिमा और विकास की आवश्यक शर्तें हैं, जो समाज से पैदा होती हैं और राज्य द्वारा संरक्षित की जानी चाहिए। बिल्कुल। और अधिकारों को समझना सिर्फ एक अकादमिक अभ्यास नहीं है, है ना? ये हमारे आपसी संबंधों और राज्य के साथ हमारे रिश्ते की बुनियाद तय करता है। सही बात है। ये हमारी अपेक्षाओं और हमारी जिम्मेदारियों दोनों को आकार देता है। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार। स्रोत कहता है कि अधिकार गतिशील हैं और समाज के साथ बदलते रहते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो आज की तेजी से बदलती दुनिया में नई तकनीकें आ रही हैं, पर्यावरण की चिंताएं हैं, वैश्विक जुड़ाव बढ़ रहा है। इसे देखते हुए भविष्य में कौन से नए दावे उभर सकते हैं जिन्हें मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता देने की जरूरत पड़ सकती है? ये सोचने वाली बात है। जैसे क्या डिजिटल प्राइवेसी का अधिकार, या स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार, या शायद इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार? क्या ये भविष्य के बुनियादी मानवाधिकार बन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। इन पर विचार करना दिलचस्प होगा कि समाज और राज्य इन्हें कैसे देखते हैं और कैसे सुरक्षित